हाँ तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में लेके आ चुके हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर हिंदी का। सब्जेक्ट कौन? तो सब्जेक्ट हम लोग हिंदी का लेके आ चुके हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके 2025 का एग्ज़ाम के लिए 2025 का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेवी आई है। इसीलिए आप इस मॉडल पेपर के बाद ज़रूर सॉल्यूशन कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आपको उसमें टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF दिया जाएगा, PDF। इसीलिए आप हमसे जुड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, PDF दिया जाएगा, इसलिए आप हमसे जुड़ जाएंगे। उसके बाद उस PDF को आप खुद से उसको सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है गद्यांश। इस गद्यांश को हम लोग को ध्यान से पढ़ना है और आंसर हम लोग को देना है। ठीक है, चलिए तो फिर गद्यांश को पढ़ते हैं। आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो, वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती है। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। अब है घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोग गद्यांश पढ़ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो धैर्य, विश्वास और आशा। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं इधर। धैर्य, विश्वास और आशा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, धैर्य, विश्वास और आशा है। ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखिए। धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है बच्चों? तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल है लोगों को कैसे देखना चाहिए? लोगों को कैसे देखना चाहिए बच्चों? तो लोगों को देखना चाहिए उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। ठीक है, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए लोगों को, ना कि संदेह और संशय से, घृणा और नकारात्मक पहलुओं से। ठीक है, आप उसको घृणा के नज़र से नहीं देखिएगा और ना नकारात्मक सोच से आप उसको देखिएगा। ठीक है, आपके अंदर कोई ऐसे नकारात्मक पहलू यानी विचार नहीं आना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, क्रोध और भ्रम से भी हम लोग को नहीं देखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। उसको आप देखिए उज्जवल और सकारात्मक सोच से देखना है आपको। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए। किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कांटों के बीच फूलों को पालना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें।
प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश हम लोग पढ़े, ठीक है। तो इसका हम लोग शीर्षक क्या दे सकते हैं, उसका हम लोग को चुनाव करना है। तो इसका हम लोग शीर्षक दे सकते हैं सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला है आपका पद्यांश। ये पद्यांश को पढ़ के हम लोग को आंसर देना है। तो चलिए, तो फिर हम लोग पद्यांश पढ़ते हैं। वैराग्य छोड़ो, बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार सिलाए तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुम शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। कवि भारतीयों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कायरो जैसा हो, या योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो, या केवल बात करने वाले बुद्धिजीवी जीव जैसा हो, या जो व्यर्थ में समय नष्ट ना करता हो। तो कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो, ठीक है। जो ना योगियों जैसा हो, ना ही पराक्रमी वीरों जैसा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। देखिए 7 नंबर सवाल, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। तो पद्यांश में किसे सोम कहा गया है, तो धार को कहा गया है, ठीक है। धार को सोम कहा गया है। अब 8 नंबर सवाल है, नेक्स्ट नंबर सवाल, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे, क्या संदेश है। का क्या संदेश है, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संदेश है। तो ये है समृद्धि सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, ठीक है। समृद्धि सफलता और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सहारा गया है। तो इस पद्यांश में विजयी जीवन को सराहा गया है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, इस कविता का मूल स्वर क्या है। ये जो हम लोग पद्यांश पढ़े, कविता पढ़े, इसका मूल स्वर क्या हो जाएगा। इसका मूल स्वर होगा आह्वान, ठीक है, आह्वान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अब व्याकरण से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया इनमें से किस वाक्य में है। तो मोहन सो रहा है, जो सिंपल वर्ड का रहेगा वो हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। सोहन गाना गा रही है, ये नहीं होगा। जिसमें आपका क्वेश्चन मार्क जैसे लग रहा है, जैसे कि यहाँ मोहन सो रहा है, मोहन क्यों सो रहा है, इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हो ना जी। मोहन सो रहा है तो क्यों सो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अमन किताब पढ़ रहा है। देखिए अमन पढ़ता है, मतलब अमन पढ़ता है रहता, तो आपका यह हो जाता अकर्मक क्रिया। इसमें बताया है अमन किताब पढ़ता है, तो अमन किताब पढ़ता है। अगर बस अमन पढ़ता है रहता तो अमन क्या पढ़ता है, ये भी आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते थे, ठीक है। तो अमन किताब पढ़ता है, ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया में, ये सब आ जाता है, ठीक है। लता चाय पी रही है, ये भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोहन सो रहा है, ये आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 12 नंबर सवाल, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें हम लोग को बताना है सकर्मक क्रिया का उदाहरण। बच्चा रोता है, या लड़का हंसता है, या रीता खाना खाती है, या पक्षी उड़ रहे हैं। तो सकर्मक क्रिया इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों। तो सकर्मक क्रिया हो रहा है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा आपका रीता खाना खाती है। देखिए रीता खाना खाती है, बच्चा रोता है, बच्चा क्यों रोता है, यह अकर्मक क्रिया। लड़का हंसता है, लड़का क्यों हंसता है, ये आपका अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ आप क्वेश्चन बना सकते हो, जहाँ पे आप क्वेश्चन बना सकते हो वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और जहाँ आपको आंसर पता चल रहा है, रीता खाना खाती है, यानी क्या खाती है, तो खाना खाती है, आपको पता चला आंसर, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए अब 13 नंबर सवाल, जलद का अनेकार्थी कौन होगा। जलद का अनेकार्थी कौन होगा। तो जलद का अनेकार्थी होगा बादल, ठीक है, बादल होगा जलद का अनेकार्थी।
यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो ये समास कहलाता है। ठीक है, समास कहलाता है। अगर समास का परिभाषा आपको लिखने के लिए आए तो आप इसी को लिख दीजिएगा, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो समास कहलाएगा। दो पदों या शब्दों के मेल से बने तीसरा पद क्या कहलाता है? तो समास। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखिए, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है बच्चों? तो यथासंभव है अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास है यथासंभव। अब देखिए 16 नंबर सवाल, नीला है जो कमल नील कमल किस समास का विग्रह है? नीला है जो कमल नील कमल किस समास का विग्रह है? तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास का विग्रह है। ठीक है, कर्मधारय समास का विग्रह है बच्चों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल। ठीक है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगती है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो ये हो जाए आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्यों हुआ मिश्र वाक्य? क्योंकि यहाँ पे तब आ गया। ठीक है, तब आ गया, इसलिए आपका हो गया मिश्र वाक्य। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य होते हैं आपका 3 प्रकार का। अभी हम लोग जानेंगे सिर्फ 3 प्रकार का वाक्य होते हैं। और कौन कौन वाक्य होते हैं? 3 प्रकार का वाक्य होता है। ठीक है, 3 प्रकार का। कौन कौन वाक्य होता है? एक हो जाएगा सरल वाक्य, दूसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य, और तीसरा हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ये आपका 3 वाक्य है, इसलिए आप इसको याद रखना है आपको। ठीक है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो ये था आपका तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर सवाल, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है बच्चों? जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य है? तो ये है आपका क्रमवाच्य है। ठीक है, क्रमवाच्य। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य है? तो ये आपका क्रमवाच्य है। 19 नंबर सवाल है, बालक चांद खालिस्तान देख रहा है। बालक चांद खालिस्तान देख रहा है तो क्या हो जाएगा? क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है, या की ओर देख रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक चांद की ओर देख रहा है। ठीक है, 20 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द इसमें से कौन है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक ये अव्यय है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अथवा। अब आपका पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगातें, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देना दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लगी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो देखिए ये जो पद्यांश था, इसमें से हम लोग को पढ़ के इतना का करना है। ठीक है, तो 21 नंबर क्या है? इस पद के रचयिता कौन है? ये जो पद है इसका पद है, इसका रचयिता कौन है उसको हम लोग को बताना है। तो लेखक कौन है इसका? तो ये हो जाएगा आपका सूरदास है इस पद्यांश का लेखक। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखिए, इसमें गोपियाँ क्या कहती है? इसमें गोपियाँ कहती है कि उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम कृष्ण के पास हमेशा रहे हो, मतलब बहुत दिन से रह रहे हो, लेकिन भी उसका प्यार को तुम नहीं पा पाए हो। ठीक है, उसका प्यार को तुम नहीं पा पाए हो, तुम तो उससे हमेशा रहते थे, कृष्ण से हमेशा रहते थे, लेकिन भी तुम्हारे ऊपर मतलब कृष्ण
प्यार नहीं करते हैं, ये कृष्ण मतलब गोपियाँ कहती है कृष्ण से, ठीक है। गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थी? तो गोपियाँ थी कृष्ण की भक्त थी, ठीक है। देखिए अब 23 नंबर सवाल, पुरैनी पात का क्या अर्थ है? पुरैनी पात का क्या अर्थ है? तो पुरैनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जिस तरह पानी में रहता है, कमल का पत्ता वो पानी में रहता है, लेकिन भी उसके ऊपर पानी का कोई मतलब अगर उसको हम लोग पानी में कमल का पत्ता को रख देते हैं तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह उद्धव को कहती है, उद्धव को कहती है गोपियाँ, जिस तरह आप कृष्ण के पास हमेशा रहे लेकिन आपको प्यार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी तरह कमल का पत्ता की तरह उदाहरण दे रही थी ये गोपियाँ, ठीक है। जिस तरह कमल का पत्ता पानी में भी रहता है फिर भी उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह तुम भी हो, ठीक है। ऐसे उसको उदाहरण के तौर पे कह रही थी गोपियाँ, ठीक है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला, अब गद्यांश को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साज से उसकी शादी कराई थी, पतोह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ बुनियादारी से निर्मित कर दिया था। देखिए ये जो है आपका बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। बाल गोविंद भगत, चलिए हम लोग इसको पूरा विस्तार से जानते हैं, ठीक है। विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है बच्चों? तो उसका लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। बाल गोविंद भगत का लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी इसका लेखक है। ये जो हम लोग अभी गद्यांश पढ़े इसका लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है बच्चों, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी इसका लेखक है बच्चों। अब ये क्या होता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। देखिए बाल गोविंद भगत का एक बेटा था, उसका एक पतोही था, और उनका पतोह बहुत सुशील थी, मतलब घर का काम बहुत अच्छी तरह से करती थी अपना, उसका मतलब, और उन लोगों का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखती थी उसकी बहू। और उनका बेटा क्या था? उनका बेटा जो था सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। सुस्त और बोधा सा था, उसके ऊपर कुछ बीमारियां था, इसीलिए वो सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ कारणवश मतलब कुछ बीमारी के कारण उनका बेटा का मृत्यु हो जाता है। उस दिन उसका संगीत मतलब कि जब उनका बेटा का मृत्यु हो जाता है तब उस दिन बाल गोविंद भगत अपना बेटा का शव को आंगन में, जिस तरह से हम लोग जैसे कि कोई भी मर जाता है तो उसको हम लोग आंगन में सुला देते हैं, ठीक है। आंगन में कुछ चटाई में मान लीजिए उसको सुला देते हैं। उसके बाद बाल गोविंद भगत क्या करता है, आंगन में रखकर उनका बेटा का शव को रखकर आंगन में, फिर वो आंगन का उस शव का सिर तरफ, यानी उस बेटे का सिर तरफ वो बैठ जाता है। वहाँ पे बैठ के पूरा गाना गाने लगता है, ठीक है। पूरा गाना गाने लगता है, फिर लोग उसे देखते हैं, लोग उसको देखकर ये पागल हो गया कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। लेकिन वो गोविंद भगत गाना गाते हैं और पूरा, और अपना बहू, जब उसका बहू रोती है तो वो कहता है कि आज रोने का दिन नहीं है, आज जो है
आत्मा परमात्मा के पास चला गया है, यानी आत्मा ईश्वर के पास चला गया है। तो ये तो आप खुशी का दिन है आज। तो उसको भी कहती है, उसका बहू को भी कहती है बालगुनी भगत, आज रोना नहीं, आज खुशियाँ मनाने का दिन है, ठीक है। आज खुशियाँ मनाने का दिन है, तो तुम क्यों रो रही हो, ऐसे कहता है बालगोविंद भगत अपनी बहू को, ठीक है। तो इस तरह से था उसका चरम उत्कर्ष। वही समय देखा गया जब उनका इकलौता बेटा मरा, और उसका बेटा सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बालगोविंद भगत उसे बहुत मानते थे, उसको प्यार करते थे। फिर देखिए, ये जो गद्यांश था इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसका पाठ जो है बहुत मज़ा आता है, इसलिए आप इसका पाठ आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे, इसलिए मैं इससे नहीं बता दे रहा हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसीलिए, ठीक है। 25 नंबर सवाल देखिए, बेटे के मरने पर बालगोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो बेटे के मरने पर बालगोविंद भगत क्या कर रहे थे, हाँ, रो रहे थे कि गा रहे थे कि हंस रहे थे कि नाच रहे थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अभी हम बताए पूरा गा रहे थे, गाना गा रहे थे, ठीक है। भगत जी का बेटा कैसा था, तो भगत जी का बेटा था सुस्त और बोधा सा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 27 नंबर सवाल देखिए, भगत जी की पतोही कैसी थी। तो भगत जी की पतोही थी सुंदर और झगड़ने वाली, या घर का ख्याल नहीं रखने वाली, या घर का पूरा प्रबंध करने वाली, या बड़ों का सम्मान ना करने वाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर का पूरा प्रबंध करने वाली, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। घर का पूरा रखवाली उसकी बहू करती थी। 28 नंबर सवाल है, बोधा का क्या अर्थ है। बोधा का क्या अर्थ हो जाएगा, मंद बुद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उनके पास दिमाग कम था, ठीक है। ये अगला नंबर सवाल क्या है, 29 नंबर सवाल देखिए, सांप से डरकर भोलानाथ कहाँ शरण ली। तो सांप से डरकर भोलानाथ माता के आंचल में शरण लिए, ठीक है। जैसे ही सांप बिल से निकला, तुरंत ये डरकर, ये लोग सभी डरकर, मतलब ये भोलानाथ डरकर अपना पापा से मिलने के बजाय अपनी माँ के आंचल में जाके छुप गए, यानी ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। जोज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है। तो जोज पंचम की नाक पर व्यंग किया गया है सरकारी तंत्र पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। और ये जो वीडियो है, यानी ये जो मॉडल पेपर है आपके 2025 का एग्जाम के लिए, 2025 का एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम VVI है, इसीलिए आप इस मॉडल पेपर को जरूर सोल्यूशन कीजिएगा इसमें से, क्योंकि 30 से 40% तक आपको मॉडल पेपर से पूछा जाता है, ठीक है। और पिछले साल का मॉडल पेपर बहुत VVI होता है बच्चों, इसीलिए आपको मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करना है। इसी तरह आपको दूसरा मॉडल पेपर भी आपके सामने वीडियो में अपलोड कर दूंगा, इसीलिए आप वीडियो बने रहेंगे हमेशा चैनल में। अगर आप हमसे अभी भी नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना हो सके आप उतना अपने दोस्तों के पास आप शेयर करेंगे, ठीक है। शेयर करने में आप कमी नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।